हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। हम लोग रिवीजन वर्क कर रहे थे अपने सिलेबस का, चूँकि हमें एक ही चैप्टर लाइफ प्रोसेस को पढ़ना है तो इसलिए हम लोग रिवीजन वर्क कर रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और उसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, और हमने उसमें जो एसेंशियल कंडीशंस थे उस एसेंशियल कंडीशंस के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें हमने लाइट के बारे में बताया था कि लाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और इस क्लास में हम लोग प्रूफ करेंगे कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि क्लोरोफिल होता क्या है और क्लोरोफिल प्लांट में वर्क क्या करता है। कहता है कि क्लोरोफिल इज एक्चुअली ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। कैसा होता है? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। ग्रीन कलर्ड, ठीक है, पिगमेंट। ठीक है, ये पिगमेंट्स प्रेजेंट कहां होते हैं? तो दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेल्स। या प्रेजेंट होता है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, कहां पे प्रेजेंट होता है ये? तो ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। इसका फंक्शन क्या है? तो एक्चुअली इसका फंक्शन होता है ना, चेंज एब्जॉर्ब सनलाइट एंड चेंज इट इनटू केमिकल एनर्जी। एब्जॉर्ब सनलाइट एंड change into chemical energy। केमिकल एनर्जी यानी यह सन के जो रेडिएशन होता है उस रेडिएशन एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके और प्लांट में फिक्स कर देता है, जिस एनर्जी का यूज वह फर्दर केमिकल रिएक्शंस के लिए करेंगे और अपने फूड को फॉर्म करेंगे। या क्लोरोफिल दो तरह का होता है। क्लोरोफिल के दो टाइप्स मेनली होते हैं। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल ए, और दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल बी। दो हो गया, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वह क्या काम करता है। तो ये पहला है क्लोरोफिल ए। इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट का सबसे बड़ा और मेजर पार्ट होता है क्लोरोफिल ए। यह लगभग उस पूरे क्लोरोफिल पिगमेंट पोर्शन का 3/4 पार्ट होता है। 3/4 पार्ट। जबकि क्लोरोफिल बी जो होता है वह होता है ओनली 1/4 पार्ट ऑफ टोटल पिगमेंट। टोटल पिगमेंट का 3/4 पार्ट क्लोरोफिल ए और 1/4 पार्ट हो जाएगा क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए मेनली वही काम करता है। काम तो वह वही करेगा कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, लेकिन क्लोरोफिल बी क्या करता है कि वो अपने द्वारा एब्जॉर्ब किए गए रेडिएशन एनर्जी को वह प्रोवाइड कर देता है क्लोरोफिल ए को, और इस तरह से वह जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है क्लोरोफिल ए, और उसे स्टोर कर देता है प्लांट के बॉडी में। ठीक है, और इसके बाद आपको जो है नेक्स्ट में आपको देखना है कि ये जो
क्लोरोफिल होता है वह मोस्टली जो है वह केवल क्लोरोफिल लाइट का आप जानते हैं कि पहले भी आपने दिखाया है, हमने आपको दिखाया, ठीक है। स्पेक्ट्रम में आपने देखा होगा कि इसमें 7 कलर्स ऑफ लाइट होते हैं, यानी लाइट, सन के लाइट में 7 कलर्स होते हैं। कितने कलर्स होंगे? तो इसमें 7 कलर्स होते हैं, और इसमें से जो हमारा क्लोरोफिल है वह केवल विजिबल पोर्शन को ही एब्जॉर्ब करता है। किस पोर्शन को? तो विजिबल पोर्शन को ही एब्जॉर्ब करता है। इसमें विजुअल पोर्शन के अलावा वह 2 कलर्स ऑफ लाइट, जैसे हम लोग कहते हैं ऑरेंज एंड येलो, ठीक है, ऑरेंज एंड येलो, यह इन दोनों कलर्स को एब्जॉर्ब नहीं करता, यह इन दोनों कलर्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस, एक खास तरह का सब्सटेंस होता है, एक होता है कैरोटीनॉइड, ठीक है, कैरोटीनॉइड, और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल। जो ये दोनों मिलकर कैरोटीनॉइड में ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड दोनों मिलकर ऑरेंज और येलो कलर को क्या करते हैं? तो उसको जो है रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसे वो एब्जॉर्ब नहीं करते। और नेक्स्ट आपका है कि हमको 2 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। पहला, हमने 2 चीजों के एसेंशियलिटी को पढ़ा। पहला कि क्लोरोफिल एसेंशियल है, और क्लोरोफिल एसेंशियल क्यों है? टू एब्जॉर्ब सनलाइट रेडिएशन एनर्जी, है ना, या सनलाइट एनर्जी टू चेंज इनटू केमिकल एनर्जी दैट हेल्प इन द फर्दर केमिकल प्रोसेस। अब इसमें एक्सपेरिमेंट करना है, जो एक्सपेरिमेंट आपसे पहले भी हमने डिस्कस किया। इसमें पहला एक्सपेरिमेंट हमने करके प्रूफ करना है। पहला एक्सपेरिमेंट किसके बारे में होगा? तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने प्रूफ करना है ना, प्रूफ दैट sunlight is necessary, ठीक है, for photosynthesis, अब देखिए इसको, जो भी एक्सपेरिमेंट आप लिखते हो, जो भी प्रैक्टिकल में आप लिखते हो, उसमें आपको कुछ पॉइंट्स को एकदम से ध्यान में रखना होता है, ठीक है। पहला पॉइंट यह होता है कि आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कितने टर्म्स में कंप्लीट करना है। तो यहां पर सबसे पहला एसेंशियल पॉइंट होता है कि आप क्या एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, इसे आप एक्सप्रेस करोगे एम में, ठीक है। एम आपका क्या है किसी काम को करने का, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो बिना एम के नहीं करते, है ना। बिना एम का अगर हम काम करें तो हमें उसमें सेटिस्फैक्शन, हमें उसमें किसी तरह का कोई, हम उसका प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। और अगर हम प्लानिंग करके काम करते हैं तो डेफिनेटली उसमें हमारा कोई ना कोई एम होता है। तो इसमें हमारा एम है कि हमने प्रूफ करना है कि सनलाइट जो होता है वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एसेंशियल होता है। ये हो गया एम। अब हमें अगर यह काम करना है, कोई भी काम करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए जो है वह कुछ इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। खास करके अगर प्रैक्टिकल करना है तो उसमें कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको हम लोग दूसरे सिस्टम में लिखेंगे मटेरियल्स रिक्वायर्ड,
ठीक है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, तो इसमें हमें क्या क्या मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो इसमें सबसे पहला होगा कि हमें एक प्लांट चाहिए, क्योंकि उस प्लांट से ही हमने एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम लिख देंगे अ पॉटेड प्लांट, पॉटेड प्लांट। ठीक है, पहला काम हो जाएगा अ पॉटेड प्लांट, एक गमले में लगा हुआ पौधा। गमले में लगे हुए पौधे के अलावा हमें क्या चाहिए? तो कहता है कि ब्लैक स्ट्रिप की रिक्वायरमेंट होगी, ब्लैक स्ट्रिप। इस ब्लैक स्ट्रिप को फिक्स करने के लिए एक क्लिप चाहिए, इसलिए 3rd नंबर पर चाहिए क्लिप। चलिए क्लिप लगा दिया। अब नेक्स्ट इसमें चाहिएगा होगा लीफ को प्लग करने और उसके बाद उसे बॉयल करने के लिए एक बीकर या एक पॉट हो जाएगा, जिसमें कि हमने क्या करना है, उस लीफ को बॉयल करना है। अब बीकर के बाद इसमें क्या चाहिए होगा? तो अल्कोहल चाहिए होगा, क्योंकि हमने अल्कोहल में ही लीफ को बॉयल करना है, तो उसमें चाहिए हमें अल्कोहल। अल्कोहल जब मिल गया तो उसके बाद इसमें हमें और क्या चाहिए? तो इसमें हमने चाहिए आयोडीन लिक्विड, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं आयोडीन, लिक्विड आयोडीन कह देंगे। या हम इसे लिक्विड आयोडीन के बदले हम इसे लिख सकते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। अब यहां पर हमने आपको एक बात कहा कि लिक्विड आयोडीन, इसका मतलब है कि जो ये आयोडीन है उसके कुछ अनदर फॉर्म भी होंगे, कुछ अनदर स्टेट भी होगा, कोई दूसरा स्टेट होगा, तभी तो एक स्टेट हमने लिक्विड का नाम लिया, तो उसका दूसरा स्टेट क्या है? तो लिक्विड जो है वह गैस में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, लिक्विड गैसियस स्टेट में भी अवेलेबल होता है। तो यहां पर हमने कहा कि आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, अल्कोहल चाहिए। अब ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, हाँ इसमें एक और चीज चाहिए होगा, वह चाहिए होगा हमें पेट्री डिश। पेट्री डिश चाहिए होगा। अब जब हमने मटेरियल्स जो कि रिक्वायर्ड है, उन सभी रिक्वायर्ड मटेरियल्स का लिस्ट बना लिया, उसे हमने जमा कर लिया, उसे हमने कलेक्ट कर लिया, तो अब आता है बारी हमें प्रोसेस यानी प्रोसीड्यूर की। ठीक है, तो हम प्रोसीड्यूर को डालेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर अगला जो टर्म होगा वह होगा प्रोसीड्यूर। अब प्रोसीड्यूर में क्या है? तो हम जो वो सारा प्रोसेस, वो सारा टर्म जो हम अब फॉलो करने वाले हैं, वह सारा वर्क जो हम आगे करने वाले हैं इस प्रैक्टिकल में, उन सारे वर्क्स को हम प्रोसीड्यूर के तौर पर काउंट करते हैं। इसमें सबसे पहला होता है कि हमें एक पॉटेड प्लांट को लेना है, टेक अ पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इनसाइड अ डार्क रूम फॉर 48 to 72 आवर्स, यानी कि उसे 48 से लेकर और 72 घंटे के बीच में
मतलब 72 घंटे तक लगभग उसे हमने एक डार्क रूम में रखना है। एंड डार्क रूम में इसलिए रखना है ताकि उस प्लांट को सनलाइट अवेलेबल ना हो। ठीक है, कहां रखना है हमने उस प्लांट को? तो उसे हमने डार्क रूम में रखना है, डार्क रूम में। कीप द पॉटेड प्लांट इनटू अ डार्क रूम एज द सनलाइट डजंट अवेलेबल टू द प्लांट, यानी इस प्लांट को सनलाइट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग इसे डार्क रूम में रखें तो क्यों रखा हमने उसे? तो कहता है कि सनलाइट अगर अवेलेबल नहीं होगा तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसे में प्लांट्स तो फूड बनाते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ, हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि वह कुछ अमाउंट यूटिलाइज कर लेते हैं खुद ही, लिव्स या ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स कुछ अमाउंट ऑफ फूड प्रोवाइड कर देते हैं, प्रिपेयर्ड फूड प्रोवाइड कर देते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स को, फिर भी उसके पास एक्स्ट्रा फूड बच जाता है। तो वह उस फूड को क्या करेंगे? तो वह उस फूड को स्टोर कर देते हैं अपने बॉडी में। तो जब हम डार्क रूम में उसे रखते हैं तो उसमें एक प्रोसेस परफॉर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं डी-स्टार्चेशन। डी-स्टार्चेशन यानी उसके बॉडी में जो फूड स्टोर होता है वह किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो वह स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। जब डार्क रूम में रखा जाएगा, जब वह फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे तो वह अपने ही बॉडी में स्टोर्ड फूड को यूज करेंगे। इससे उनके बॉडी में जो स्टार्च है वह धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं डी-स्टार्चेशन। जब इसका डी-स्टार्चेशन हो जाएगा तब इसके बाद सेकेंड प्रोसीड्यूर स्टार्ट होता है। सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो लीफ होता है, ठीक है, उसका जो लीफ होता है, इस लीफ के एक पोर्शन पर, ठीक है, हम उस ब्लैक स्ट्रिप को ऊपर और नीचे से लगा देते हैं, ठीक है, और उसे हम लोग क्लिप से, ठीक है, क्या करते हैं, क्लिप से उसको हम लोग क्लिप से फिक्स कर देते हैं ताकि वह स्ट्रिप अपनी जगह से मूव ना हो। अगर क्लिप नहीं है तो हम स्टेपलर से उसे स्टेपल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टेपलर से स्टेपल तो कर देंगे लेकिन रिमूव करते समय लीफ के फटने का डर रहता है, इसलिए क्लिप ज्यादा बेहतर होता है ऑप्शन। तो हम उसे क्लिप से यहां पर फिक्स कर देते हैं, क्लिप से, ठीक है, और क्लिप से फिक्स कर देते हैं और उसके बाद उस डार्क रूम में से उस पॉटेड प्लांट को रख देते हैं ले जाकर सनलाइट में। ठीक है, उस डार्क रूम में हमने सभी चीजें दी, वाटर भी अवेलेबल है क्योंकि हमने वाटर प्रोवाइड किया। वहां पर एक और चीज अवेलेबल हो गया, क्या? तो वहां पर अवेलेबल हो गया एयर, क्योंकि रूम डार्क है लेकिन एयर वहां पर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे मिल रहा होगा, नहीं मिला तो क्या? तो सनलाइट नहीं मिला, और इसी कारण से यहां पर डी-स्टार्चेशन प्रोसेस हुआ और यहां पर हमने ब्लैक स्ट्रिप को लगा दिया। ब्लैक स्ट्रिप को लगाने के बाद जब हमने सनलाइट में रखा और पूरे होल डे मॉर्निंग में रखा है तो इवनिंग में उसे हमने उस लीफ को क्या करना है? प्लग करना है। उस प्लांट से क्या करना है? हमने उस लीफ को प्लग करना है, अलग करना है। जिस लीफ पर हमने क्या लगाया था? उस ब्लैक स्ट्रिप को लगाया था। यह ब्लैक स्ट्रिप करेगा क्या? तो यह ब्लैक स्ट्रिप है, मोटा स्ट्रिप है, थिक स्ट्रिप है, इसलिए वह इसको लाइट अवेलेबल, इस पोर्शन को, या जो पोर्शन जहां पे हमने स्ट्रिप लगाया वहां पर इसे लाइट अवेलेबल होने नहीं देगा। गैसेस अवेलेबल हो रहे हैं, उसे वाटर भी मिल रहा है वेनिशिंग के थ्रू, ठीक है, उसके बाद उसे सनलाइट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, क्लोरोफिल तो उसके पास है, क्लोरोफिल तो गायब नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? उसको इवनिंग में इसको हम लोग प्लग कर लेते हैं, प्लांट से अलग कर लेते हैं, उसे तोड़ लेते हैं, और तोड़कर उसके बाद हम उसे रखते हैं एक बीकर में जहां पर हम उसे वाटर में बॉयल करते हैं। इस लीफ को हम क्या करेंगे? बॉयल करेंगे वाटर में। किस में बॉयल करेंगे? वाटर में बॉयल करते हैं, ठीक है। वाटर में हमने क्या करना है? उसे बॉयल करना है, ठीक है। वाटर में हमने बॉयल किया, इसे बॉयल करने पर
ठीक है। बॉयल करने के बाद हमने क्या करना है कि वाटर में बॉयल करने के बाद इसे अल्कोहल में बॉयल करना है। थोड़ी देर वाटर में बॉयल करेंगे और उसके बाद हम इसे बॉयल करेंगे अल्कोहल में। अल्कोहल में रखकर और हम डायरेक्ट इसे बर्नर पर जो है वह चढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड प्रोसेस हो गया कि इसको इस तरह से लीफ पर लगाकर और उसे धूप में रखना है। थर्ड प्रोसेस होता है बॉयल इन वाटर, इसे प्लग करने के बाद वाटर में बॉयल करना है। और उसके बाद इसे वाटर में हम बॉयल क्यों करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे यह भी है कि इसमें इसको हम अगर बॉयल करते हैं तो वाटर में क्यों बॉयल करेंगे, डायरेक्ट अल्कोहल में भी बॉयल कर सकते हैं। वाटर में बॉयल करने पर सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसके ऊपर अगर कोई इम्प्योरिटी है भी तो वह इम्प्योरिटी वाटर में ही रिमूव हो जाती है। अल्कोहल में बॉयल करने का क्या फायदा है, तो वाटर में जो है वह डिसॉल्व नहीं होता है, जो सब्सटेंस वह किस में डिसॉल्व हो जाएगा, तो यह अब यहां पर वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और उसके बाद अल्कोहल में बॉयल करते हैं ताकि इसके अंदर का प्रेजेंट जो क्लोरोफिल होता है वह क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। लेकिन अल्कोहल में स्टार्च डिसॉल्व नहीं होता है, स्टार्च जो है वह अल्कोहल में भी डिसॉल्व नहीं होगा। अल्कोहल में बॉयल करने के बाद, ठीक है, लेकिन यह ध्यान में रखना है कि अल्कोहल एक हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, इसलिए इसे हम डायरेक्ट बर्नर पर नहीं रख सकते। तो जिस कंटेनर में हमने अल्कोहल रखा है और उसमें लीफ को बॉयल करने वाले हैं, उसी कंटेनर को हम ले आएंगे इस बीकर के अंदर जिसमें कि वाटर बॉयल हो रहा होता है, ठीक है। और इसके बाद जब यह अल्कोहल में अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, चूंकि वाटर बॉयल होगा तो अल्कोहल हीटेड होगा, अल्कोहल हीटेड होगा तो उससे वह अल्कोहल में लीफ बॉयल हो जाएगा। फिर इसको हम निकालते हैं इस अल्कोहल से और उसको जो है वॉश करते हैं, है ना, टैप वाटर में। किसमें वॉश करेंगे, टैप वाटर में वॉश करते हैं। टैप वाटर में हम क्या करते हैं, इसे वॉश कर देते हैं ताकि उस पर लगा हुआ कोई भी सब्सटेंस जो कि अब रह गया है वह वहां से रिमूव हो जाता है। टैप वाटर में वॉश करने के बाद, यानी अल्कोहल भी उस पर लगा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम समझ ले कि यह जो कलर चेंज हुआ, आगे जो हमारा रिजल्ट आया वह अल्कोहल के प्रेजेंस की वजह से तो नहीं आया, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, वॉश कर देते हैं। वॉश करने के बाद हम उसे डालते हैं एक प्लेट में, एक ग्लास प्लेट में डालते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पेट्री डिश। इसमें जब हम लीफ को डालते हैं तो इस लीफ के ऊपर हम कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इस पर डालते हैं। जैसे ही हम आयोडीन सॉल्यूशन को, चूंकि आप पहले पढ़ चुके हो कि आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है वह स्टार्च के साथ कंबाइंड होकर कौन सा कलर अपीयर कराता है, ब्लू ब्लैक कलर। तो जैसे ही हम यहां पर डालते हैं तो इसका लीफ का कलर चेंज होने लगता है। कौन सा कलर इसका हो जाता है, तो पहले ग्रीन था, अब यह हो जाएगा ब्लू ब्लैक। बट यहां पर एक कंडीशन है, इसमें लीफ का वह पार्ट जिस पर कि हमने जो है रखा था स्ट्रिप को, वह स्ट्रिप का रखा हुआ पार्ट जो है वह अपना कोई कलर चेंज नहीं करता। रेस्ट ऑफ दोनों पार्ट्स ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि इसमें यह पार्ट क्यों नहीं मतलब इसका कलर चेंज हुआ, क्योंकि यहां पर स्टार्च है ही नहीं। स्टार्च क्यों नहीं है, क्योंकि हमने चूंकि यहां पर स्ट्रिप लगा दिया था, इस स्ट्रिप के वजह से इसे सनलाइट नहीं मिला, सनलाइट नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं होने के कारण यहां पर स्टार्च जो है वह डिपॉजिटेड नहीं है। फिर यहां पर एक सवाल उठता है कि सर ये आसपास वाले फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो क्या इसको इस पोर्शन को नहीं देंगे स्टार्च, क्योंकि वह नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स को तो देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो इसको दे, लेकिन यहां पर वह उस पर्टिकुलर आए हुए को यूज कर लेते हैं एनर्जी गेन करने के लिए, अपने सेल्स को अलाइव रखने के लिए, लेकिन उसे वह स्टोर नहीं कर सकते। वह स्टोर करेंगे केवल उसी जगह पर जहां पर फॉर्मेशन हो रहा है।
तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर चूंकि स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर इस पोर्शन में, यहाँ पर आगे जो प्रैक्टिकल में हमने रिजल्ट पाया उसमें कलर जो है चेंज नहीं हुआ। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया, और ऑब्जर्वेशन के बाद हमने सारे ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल्स करने के बाद हमने क्या गेन किया, हमारा रिजल्ट क्या निकला, तो हमें रिजल्ट निकला कि सनलाइट जो है वह एसेंशियल होता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, हमारा रिजल्ट यही निकला कि सनलाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।